हेलो लर्नर्स, आज का हमारा टॉपिक होगा कोशिका जीव विज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न से रिलेटेड। तो मैं आज आपको करवाने वाली हूँ एमसीक्यूज़ को, और उसके साथ साथ जो क्वेश्चन आपको करवाऊंगी उसकी डिटेलिंग भी आपको देती जाऊंगी, एक एक चीज़ आपको समझाती जाऊंगी, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ आपका कोशिका जीव विज्ञान से रिलेटेड जो मैंने आपके वीडियोस बनाए थे उसकी भी रिवीजन हो जाएंगी। अगर आपको इसकी थ्योरी क्लासेस देखनी है तो आप हमारे चैनल में देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको पूरा कोशिका समझाई है, जंतु कोशिका, पादप कोशिका और जंतु और पादप कोशिकाओं में अंतर भी समझाया है, और साथ ही साथ मैंने आपको कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं उनके एक एक के फंक्शन भी समझाए हैं एंड उसकी स्ट्रक्चर एंड उनकी पोजीशन भी आपको समझाई है। जो कोशिका में उनके कार्य होते हैं उन्हें मैंने बताया है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में वीडियोस में कवर की है। तो मैं आपको जो उस वीडियो से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, एंड आपको अगर PDF लिंक चाहिए इस वीडियो का तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, और वो कहा है जो कोशिका होती है उसको जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा गया था। तो जो कोशिका है उसे संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसके द्वारा कहा गया था ये देख लूँ। तो वो क्या श्लीडेन और श्वान ने कहा था, या फिर रॉबर्ट हुक ने कहा था, विर्खो ने कहा था, या फिर वॉटसन और क्रिक ने कहा था। तो देखो, रॉबर्ट हुक ने तो क्या किया था, केंद्रक की खोज की थी, आप सभी को मालूम है। ठीक है, इसके आगे लिख लो, जो न्यूक्लियस की खोज की थी वो की थी आपके रॉबर्ट हुक ने। एंड वॉटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था, आपका DNA का डबल हेलिक्स मॉडल। ओके, तो ये दोनों तो आएंगे ही नहीं, विर्को भी नहीं आएगा एंड बी भी नहीं आएगा। तो आपका राइट ऑप्शन क्या आ जाता है, ए। श्लीडेन एंड श्वान जो थे वो इन वैज्ञानिकों ने कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है, निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अब मैंने आपको इसमें भी सारी चीज़ें समझाई थी, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो क्या होती है, एंड जो जंतु कोशिका होती है वो क्या होती है, ये दोनों मैंने आपको समझाई थी। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं एंड एक क्या होती है, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। ओके, सो प्रोकैरियोटिक सेल्स कैसी होती हैं, आपकी एक कोशिकीय सेल्स होती हैं, ये एक कोशिका वाली होती हैं, एंड इन सेल्स में क्या होता है, आपका जो न्यूक्लियस होता है वो अनडेवलप्ड होता है। जो सेल्स के बॉडी होते हैं, बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, मीन सेल के ऑर्गन्स होते हैं, जो उसके अंदर कोशिकांग होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गए एंड गोल्जी बॉडी हो गए, ये सारे अनडेवलप्ड होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, एंड यूकैरियोटिक सेल्स में सारी चीज़ें डेवलप्ड होती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी। अब इसमें ये बताया गया है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है बट जो जंतु कोशिका में नहीं होता है। ठीक, अभी ये आपको बताना है। तो क्या नाभिक होता है, तो नाभिक तो जंतु कोशिका में होता है। प्लाज्मा झिल्ली भी होती है। कोशिका भित्ति होती है क्या जंतु कोशिका में, एंड माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, अब कोशिका भित्ति को आप समझ लो। तो कोशिका भित्ति एक ऐसी संरचना होती है जहाँ पर क्या आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल भी जो है आप, मैं बता देती हूँ आपको, जो कोशिका भित्ति होती है वो जो है प्लाज्मा झिल्ली के उसके ऊपर पाई जाती है। ठीक है, नीचे क्या होती है, आपकी प्लाज्मा झिल्ली होती है, ये वाली, ये आपकी प्लाज्मा झिल्ली हो गई, एंड इसके ऊपर ही आपकी कोशिका भित्ति होती है। बहुत ही मोटी लेयर होती है ये, और ये वाली लेयर्स जो है वो सिर्फ आपकी पादप कोशिका में पाई जाती है। ये बात ध्यान रखना, आपके जो पादप होते हैं उस कोशिका में ही मिलती है, जबकि जंतु कोशिका में ये आपको देखने को नहीं मिलती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आपका आंसर हो गया कोशिका भित्ति। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ। कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है। ये आपको बताया था सारी चीज़ें मैंने कि कोशिका जो ऊर्जा ग्रह है अर्थात पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है। क्या राइबोसोम को कहा जाता है, नहीं। ठीक है, राइबोसोम को तो नहीं कहा जाता है, ना गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। तो फिर किसे कहेंगे हम लोग, क्या माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। आप बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे। तो यस, माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका वो ऊर्जा ग्रह कहलाता है सेल का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। माइटोकॉन्ड्रिया, ये आंसर हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ वाला है, एंड इसमें क्या बोला गया है,
पादप कोशिका में जो तुगोर दाब बनाए रखने का कार्य करता है, अर्थात जो दाब है पादप कोशिका में, उस दाब को बनाए रखने का कार्य कौन करता है ये बताओ। क्या कोशिका झिल्ली करती है? नहीं। रिक्तिका करती है? इसको देखते हैं, ठीक है। नाभिक करता है? तो नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं करता है। इन सब के अलग अलग कार्य होते हैं। देखो एक एक करके हम लोग समझते हैं। कोशिका झिल्ली का कार्य, कोशिका झिल्ली का कार्य होता है सेल के चारों ओर आपका आवरण बनाना, जो कि बाहरी आवरण से क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है सेल को। एंड जो अंदर का एनवायरनमेंट है एंड बाहर का एनवायरनमेंट है, उसके बीच में एक रक्षा आवरण का फॉर्मेशन कर देता है। तो कोशिका झिल्ली तो नहीं होगी। एंड हम लोग रिक्तिका की बात करते हैं, वैक्यूल्स की बात करते हैं। जो आपकी रिक्तिका होती है, वैक्यूल्स होते हैं, वो बीच बीच में क्या होते हैं, आपके ऐसे द्रव भरे होते हैं ना। सेल, ऐसे सेल हो गया एंड इसके बीच में ऐसे ऐसी रिक्तिका होती है जिसमें द्रव भरा होता है, ठीक है। एंड खाली स्पेस होती है ये सेल की, ठीक है। तो ये रिक्तिका हो गई। इस रिक्तिका का काम ही होता है क्या करना, दाब बनाए रखना किसी भी पादप कोशिका में, ठीक है। एंड नाभिक, नाभिक क्या करता है, नाभिक जो है वो आपकी सेल के क्या बीच में होता है। और ये नाभिक क्या करता है, जब सेल डिवीजन होता है तब जो इसमें उपस्थित क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये नाभिक का काम हो गया। एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी हमने देखा क्या होता है, पावर हाउस होता है। यहाँ पर क्या होती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और यही एटीपी वाली जो एनर्जी है आपकी, वो कहाँ जाएगी, आपकी सेल के अदर ऑर्गन्स में जाएगी। ओके, सो आपका क्या आंसर हो जाता है इसमें, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, रिक्तिका वैक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिकांग है, जो आपके जो भी प्रोटीन संश्लेषण होता है उसमें किस ऑर्गन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, सो राइबोसोम आएगा या गोल्जी बॉडी आएगा या फिर लाइसोसोम आएगा या फिर पेरोक्सिसोम आएगा, ठीक है। तो पेरोक्सिसोम भी प्रोटीन संश्लेषण नहीं करता है, आपका प्रोटीन संश्लेषण पूछा गया है। लाइसोसोम भी नहीं करता है। लाइसोसोम क्या होता है, इसमें देखो ये इस तरह से गोलाकार संरचना होती है लाइसोसोम की। एंड इसमें क्या होता है, आपके पाचक एंजाइम्स मौजूद होते हैं। इस तरह से नलिकाकार संरचनाएं इस तरह से भी मिलती हैं, ये वाली लाइसोसोम वाली संरचनाएं। और इसमें सारे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स उपस्थित होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये बात ध्यान रखना। और ये लाइसोसोम क्या करता है, इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स के माध्यम से जो भी बॉडी, ये आपके सेल में उपस्थित जो भी फालतू के जो भी सेल ऑर्गन्स होते हैं या फिर कोई भी अपशिष्ट हो जाता है पदार्थ, तो उस डाइजेस्टिव एंजाइम्स के माध्यम से क्या करता है, लाइसोसोम पूरी सेल की सफाई कर देता है। ओके, एंड जो आपका गोल्जी बॉडी आ गया, गोल्जी बॉडी क्या करता है, जो आपके प्रोटीन्स का संश्लेषण किया जाता है राइबोसोम्स के द्वारा, इनका जो है वो संचयन करता है, संग्रहण करता है एंड पैकेजिंग करता है। ये सारा काम गोल्जी बॉडी का होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको है ना अपने वीडियोज़ में पूरी डिटेल में समझाई हुई है। तो आप जो है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आते हैं तो आपको मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी तो मेरे वीडियोज़ देखिए एंड उनमें आपको ये सारी चीज़ें, आपको एक एक चीज़ें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में समझाई हैं। तो वहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, एक एक की स्ट्रक्चर भी बनाकर बताई है। सो गो एंड वॉच दिस वीडियोज़। ओके, सो राइबोसोम आपका क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, राइबोसोम, ए आंसर आ जाएगा। ओके, सो ये फिफ्थ क्वेश्चन हो गया है, राइबोसोम इसका आंसर आ गया। एंड हम लोग अब देख लेते हैं सिक्स्थ वाला क्वेश्चन। सिक्स वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सा द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग है। ओके, नाउ हम क्या देखते हैं, जो द्विझिल्ली मीन्स क्या होता है कि एक झिल्ली प्रेजेंट है एंड इसी ऑर्गन के ऊपर क्या है, एक और झिल्ली प्रेजेंट है। तो द्विझिल्ली युक्त आपको क्या पूछा गया है, कोशिकांग पूछा गया था। तो कोशिका के में उपस्थित जो ऑर्गन्स होते हैं वो, तो क्या राइबोसोम के ऊपर होता है, नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर होता है, तो यस। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर किस तरह से होता है, एक प्लाज्मा झिल्ली होती है एंड मैंने इसकी पूरी स्ट्रक्चर आपको समझाई हुई है। एंड इस तरह से ये इस तरह से आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देता है। एंड यही माइटोकॉन्ड्रिया में क्या, एक झिल्ली ये वाली हो गई एंड एक झिल्ली ये वाली हो गई।
तो इस तरह से द्विझिल्ली युक्त क्या आ गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। लाइसोसोम भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इससे नलिकाकार संरचना होती है। गोल्जी बॉडी की भी संरचना मैंने आपको बनाकर बताई हुई है, सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक स्ट्रक्चर बनाकर बताया हुआ है। तो क्या आ जाएगा आपका द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग में माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। तो यही आपको आंसर आ जाएगा। ओके, सो 6 हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट देख लो, आपका 7th वाला क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसकी संरचना का वर्णन करता है। आपका जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है जिसमें क्या होता है, जो आपके ऐसी झिल्ली होती है, ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ पहले इसका आंसर क्या आएगा। नाभिक भी नहीं आएगा, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं आएगा और नहीं माइटोकॉन्ड्रिया आएगा। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में आपका आंसर आ जाता है बी, प्लाज्मा झिल्ली। एंड ये क्यों होता है, क्योंकि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये आसपास लेयर बनाती है सेल के, एंड इसी लेयर में आपको क्या दिखाई देता है, आपको प्रोटीन्स की ऐसे संरचनाएं दिखाई देती है जो कि एक फ्लूइड में ऐसे तैरते हुए हमें दिखाई देते हैं, प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स। ओके, सो ये वाला जो मॉडल है आपका वो कहलाता है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। 8th वाला क्वेश्चन है। तो जो पादप कोशिका में पाया जाता है वो बताओ। क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया तो पादप में भी होता है एंड आपको एनिमल सेल्स में भी ये आपको देखने को मिलते हैं, एनिमल सेल्स में। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होगा, राइबोसोम भी नहीं होगा क्योंकि राइबोसोम भी एनिमल सेल्स में हमको देखने को मिलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखने को मिलते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऐसी संरचना है जो सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में मिलती है। और क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का काम होता है, देखो क्या होता है इसमें, क्लोरोफिल होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल। एंड ये क्लोरोफिल क्या करता है आपका, फोटोसिंथेसिस करने का काम करता है, जो कि पौधों में क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करता है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। ठीक है, इतना हो गया। क्या एनिमल्स में वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा क्या, आप बताओ। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एनिमल्स में जो है फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस नहीं पाई जाती है, जिसके कारण जो क्लोरोप्लास्ट है वो एनिमल सेल्स में नहीं मिलता है और कहाँ मिलता है, आपकी प्लांट सेल्स में। ओके, इतना क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th वाला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है सेल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बताइए। तो ये किया था आपके रॉबर्ट हुक ने किया था। ए आंसर इसका करेक्ट आ जाएगा, रॉबर्ट हुक। 10th वाला क्वेश्चन देखो, एंड इसमें बोला गया है कोशिका का सुसाइड बेग किसे कहा जाता है। तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें समझाई थी ना। सुसाइड बेग मीन्स क्या, आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं हम लोग, लाइसोसोम को कहते हैं। ये सभी रॉन्ग आ जाएंगे एंड आपका लाइसोसोम जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसा क्यों, अभी मैंने आपको बताया जो लाइसोसोम्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और यही डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं, जब लाइसोसोम फटता है, ठीक है, यहाँ से इरप्ट हो जाता है, तब क्या होता है, फटता है, तो ये सारे एंजाइम्स जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये क्या होते हैं, ऐसे ऐसे बाहर निकल जाते हैं। और यही डाइजेस्टिव एंजाइम्स पूरी बॉडी में इसके फैल करके क्या करता है, इसी लाइसोसोम को क्या कर देता है, पूरी तरह पचा देता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली बोला जाता है, सुसाइड बैग बोला जाता है। ओके, इतना आया समझ में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। इसमें लाइसोसोम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना। अब क्या हम देखते हैं, जो आपके सेल्स होते हैं, कौन कितने टाइप्स के होते हैं, आपके पादप सेल्स होते हैं, मीन्स पादप कोशिकाएं होती हैं, जंतु कोशिका होती है, प्लांट सेल्स होती हैं, एनिमल सेल्स होती है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो पादप कोशिका में उपस्थित लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित संरचना है। ये अभी मैंने आपको बताया था, क्या देखा था हमने, माइटोकॉन्ड्रिया ये दोनों में होता है, राइबोसोम भी दोनों में होता है, नाभिक भी दोनों में होता है। बट कोशिका भित्ति एक ऐसी संरचना है जो सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलेगी, आपको पादप कोशिका में मिलेगी, जंतु कोशिका में नहीं मिलेगी। ओके, सो कोशिका भित्ति आपका आंसर आ जाता है। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो, सेकेंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, केवल पादप कोशिका में पाया जाने वाला हरा रंग द्रव्य है। अभी हमने आपको बताया क्या होता है हरा रंग द्रव्य, क्लोरोफिल होता है,
एंड ये क्लोरोफिल जो है वो कहाँ पर होता है? ये क्लोरोफिल आपका होता है, क्लोरोफिल होता है आपका कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट में। ओके, सो क्लोरोफिल आपका आंसर आ जाएगा, क्लोरोफिल। थर्ड क्वेश्चन देखो, जंतु कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। सो जंतु कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का काम कौन करेगा? क्लोरोप्लास्ट नहीं, राइबोसोम नहीं, लाइसोसोम नहीं, कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ दिस सेल कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पादप कोशिका में तुगोर दाब, अभी देखा हमने, तुगोर दाब बनाए रखने में सहायक क्या होती है? आपकी रिक्तिका होती है। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल जंतु कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग है। ओके, सिर्फ जंतु कोशिका में ही पाया जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या पूछ लिया उसने कि जंतु कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग है। अब क्या आंसर आएगा इसका? सेंट्रियोल, क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति या फिर बड़ी रिक्तिका? बताओ बताओ फटाफट। बड़ी रिक्तिका किस में होती है? मैंने सारी चीजें बताई आपको, प्लांट सेल्स में होती है। कोशिका भित्ति किस में होती है? प्लांट सेल्स में केवल होती है। क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? क्या जंतु कोशिका में होता है? नहीं, तो क्लोरोप्लास्ट भी नहीं आएगा आपका। क्या आ जाएगा? सेंट्रियोल। बस आपको ऐसे एलिमिनेट करते जाना है ना, आपको भले ही पता नहीं हो कि आपके सेंट्रियोल्स जो हैं वो जंतु कोशिका में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, बट आपको क्या करना है, सीधे सीधे क्या कर देना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ओनली क्या करना है, एलिमिनेट करना है। जो क्लोरोप्लास्ट, कोशिका भित्ति, बड़ी रिक्तिका, ये तीनों हमने किस में देखे थे? प्लांट सेल्स में देखे थे। ये एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कोशिकांग पाया जाता है, तो सेंट्रियोल आंसर आ गया। ये हो गया आपका सेंट्रियोल। 6 पर आ जाओ। 6 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? जो पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण है, ये कहाँ से होता है? प्रकाश संश्लेषण अब इसमें पूछा गया है। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया आएगा? नहीं। साइटोप्लाज्म नहीं। नाभिक नहीं। क्या आएगा आपका? क्लोरोप्लास्ट। 7th क्वेश्चन पर आ जाओ। 7th क्वेश्चन में कहा गया है जंतु कोशिका में अपशिष्ट पचाने वाले कोशिकांग है। ये भी मैंने अभी बताया, अपशिष्ट पचाने वाला डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम किस में होते हैं? लाइसोसोम में होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर आ गया बी, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका में कौन सी संरचना कठोरता प्रदान करती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, साइटोप्लाज्म एंड नाभिक। क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर बताओ फटाफट कमेंट में, क्या आएगा? कठोरता प्रदान करने वाली बात कही गई, तो क्या कोशिका झिल्ली आएगी? नहीं। साइटोप्लाज्म आएगा क्या? नहीं। नाभिक आएगा क्या? नहीं। क्या आएगा आपका? कोशिका भित्ति। अभी मैंने आपको बताई ये चीज़ कि क्या बताई थी, कोशिका भित्ति के ऊपर ही, ये आपकी कोशिका झिल्ली के ऊपर ही आपकी कोशिका भित्ति होती है, जो बहुत ही दृढ़ संरचना होती है, मोटी संरचना होती है। और यही क्या करती है, किसी भी सेल को या फिर पादप को क्या करती है? कठोरता प्रदान करती है। जो आपको प्लांट्स के ऊपर ऐसे ऐसे आपको क्या दिखाई देती है? छालें दिखाई देती है ना, ऐसे प्लांट्स हैं एंड इस पर आपको क्या दिखाई देती है? इस तरह से छाल दिखाई देती है। तो यही छाल किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति की बनी होती है। इस बात को ध्यान रखना। एंड एनिमल सेल्स में क्या होता है? यह कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। बस ये चीज़ याद रखना है आपको। 9th वाला क्वेश्चन देख लो। 9th वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो पादप एवं जंतु दोनों कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग समान रूप से पाया जाता है? पादप कोशिका हो गए, जंतु कोशिका हो गए, इन दोनों कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग समान रूप से पाया जाता है? तो क्या क्लोरोप्लास्ट आएगा? बताओ, दोनों में समानता हमको बतानी ना, यहाँ पर अब अंतर नहीं बताना है, समानता बतानी। क्लोरोप्लास्ट आएगा क्या? ये क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो ये नहीं आएगा। माइटोकॉन्ड्रिया आ सकता है, कोशिका भित्ति भी नहीं आएगा। सेंट्रियोल अभी हमने देखा किसमें होता है? जंतु कोशिका में होता है। तो दोनों समान रूप से बताने हैं, इसलिए क्या आंसर आ जाएगा आपका? माइटोकॉन्ड्रिया। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया जंतु कोशिका में जल एवं आयन का अस्थायी भंडारण किस में होता है? तो जंतु कोशिका है एंड जल है और आयन का अस्थायी भंडारण पूछा गया है। तो क्या बड़ी स्थायी रिक्तिकाएं होंगी, छोटी रिक्तिकाएं होंगी, क्लोरोप्लास्ट है, फिर कोशिका भित्ति होती है? तो क्लोरोप्लास्ट आपका फोटोसिंथेसिस करती है, तो आपको पता है। कोशिका भित्ति दृढ़ता प्रदान करती है, स्ट्रेंथ प्रदान करती है। अब कंफ्यूजन आपको कहाँ होगा? बड़ी स्थायी रिक्तिका में और छोटी रिक्तिका में।
बट यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं तो क्या कहा गया है इसमें कि जंतु कोशिका सबसे पहली चीज़ तो बोली गई है, एंड क्या बोला है, अस्थायी भंडारण पूछा गया है। जंतु कोशिका में हमने सेल बायोलॉजी, सेल के जो चैप्टर मैंने आपको वीडियो बताया था उसमें मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया था कि जो पादप सेल होती है, आपकी प्लांट सेल्स होती है, उसमें बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं प्रेजेंट होती है, एंड जो आपकी एनिमल सेल्स होती है उनमें कैसी होती है, जो रिक्तिकाएं वो बहुत ही छोटी छोटी सी होती है और ना के बराबर होती है। तो क्या आ जाएगा, जंतु कोशिका में आपका छोटी रिक्तिकाएं आ जाएगा। बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें। ओके, ये आपका क्या आएगा, बी आंसर करेक्ट। सो ये हो गया कंप्लीट हमारा। अब देखते हैं हम लोग कोशिकांग से रिलेटेड, है ना। अभी हमने सेल से रिलेटेड देख लिए, अब हम लोग कोशिकांग जो सेल ऑर्गन्स होते हैं उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है, तो क्या राइबोसोम कहलाता है, नहीं। गोल्जी तंत्र, नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया, यस। तो आपका आ जाएगा सी आंसर। लाइसोसोम भी नहीं होगा, क्या आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, आप बताओ कोशिका का नियंत्रण केंद्र पूछा गया है इसमें, तो क्या है, साइटोप्लाज्म या गोल्जी तंत्र, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर न्यूक्लियस। क्या आएगा इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, आपका एनर्जी प्रोवाइड करता है। गोल्जी तंत्र प्रोटीन को स्टोरेज करने का काम करता है। साइटोप्लाज्म क्या करता है, जो सेल के अंदर का जो द्रव है उसकी मात्रा को बराबर बनाए रखता है। तो क्या आ जाएगा आपका नियंत्रण में, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक ऐसा है जो कि पूरी सेल्स पे नियंत्रण रखता है और बाकी ऑर्गन्स पे भी नियंत्रण रखने का काम न्यूक्लियस का होता है। ओके, सेकंड हो गया क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में क्या वापस से वही चीज़ आ गई, सुसाइड बेग किसे कहा जाता है, सुसाइड बेग कहा जाता है किसे, लाइसोसोम को। यही चीज़ आपको क्या है कि बार बार आप रिवाइज करते जाओगे तो आपको याद हो जाएंगी ये चीज़ें, एंड कई बार ये जो है एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। वर्ग 3 में ये आ सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, डिटेल्स में पढ़ के जाना, क्योंकि इसके ऑप्शंस भी कहीं ना कहीं आपको काम देंगे। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये वाला जो है आपको ऐसे पूछ लिया प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है, डायरेक्टली पूछ लिया, या फिर कुछ भी इसके साथ आपको कुछ भी ऐड करके भी दे सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, एमसीक्यूज को बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पर अपने, जिसमें क्या बोला है, प्रोटीन संश्लेषण का स्थल पूछा गया है। तो क्या राइबोसोम होगा, या गोल्जी तंत्र होगा, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, या फिर लाइसोसोम होगा। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए क्या आना चाहिए इसका आंसर, राइबोसोम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने सभी के कार्य आपको एक एक करके बता दिए हैं ऊपर ही, इसलिए हम लोग अब डायरेक्टली देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी कोशिकांग है। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण वापस से आया है, क्या आएगा आपका, क्लोरोप्लास्ट। अब आप डायरेक्टली बता देंगे, अब आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। क्वेश्चन, गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य है, तो बताइए भैया गोल्जी तंत्र का मुख्य काम क्या हो गया, प्रोटीन संश्लेषण, पैकेजिंग और स्रवण, ऊर्जा उत्पादन या फिर अपशिष्ट पाचन। सभी के मैंने एक एक करके कार्य अभी बताए हैं आपको। क्या क्या बताया है, प्रोटीन संश्लेषण करने का काम किसका है, राइबोसोम का। ऊर्जा उत्पादन काम करने का क्या कार्य है, एटीपी के रूप में, है ना, किसके, कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अपशिष्ट का पाचन कौन करता है, लाइसोसोम। ओके, एंड जो पैकेजिंग और श्रवण है वो करता है आपका गोल्जी बॉडी। ओके, इतना हो गया कवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कोशिका में लिपिड और स्टेरॉइड का निर्माण किस में होता है, खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम। बताइए क्या आएगा इसका आंसर, लिपिड और स्टेरॉइड पूछा गया है, तो इसमें आ जाएगा आपका चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हैं। खुरदुरा जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें क्या क्या बनेगा
ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वीडियो में, तो जाइए और देखिए उस वीडियो को, मैंने क्या बताया है इसके बारे में। एंड मैंने स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड ये जो रफ है, रफ में क्या अंतर है, स्मूथ में क्या अंतर है, ये वाली भी चीज़ मैंने आपको बताई है। तो एंड गो एंड वॉच माई वीडियोज़। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ कहाँ पाया जाता है? अब यहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ के बारे में पूछा गया है, डीएनए जो कि होता है। एंड मैंने आपको ये भी बताया था कि जो डीएनएज होते हैं और जो क्रोमोसोम होते हैं और डीएनए में उपस्थित जो जीन्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं जो कि बाहर होते हैं, एंड जो आपके कोशिका में जो डीएनएज होते हैं वो होते हैं आपके राइबोसोम में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया और नाभिक में, लाइसोसोम में या फिर क्लोरोप्लास्ट में। तो जो आपके आनुवांशिक पदार्थ है ये आपके पाए जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड नाभिक में। एंड इसके साथ साथ आपके क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनमें भी है ना, इसके साथ में ये भी इंक्लूड कर देना क्लोरोप्लास्ट को। इसमें भी क्या आपका मिलता है, आनुवांशिक पदार्थ मिलता है। इसके अलावा आपको राइबोसोम में भी नहीं मिलेगा, ना लाइसोसोम में मिलेगा और ना ही क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में भी नहीं मिलता है, आप ये याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया और नाभिक में मिलता है। ओके, सो बी आपको याद रखना है बिल्कुल अच्छे से। क्या याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और नाभिक हिस्से हैं जिसमें आपके आनुवंशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। नाइन्थ वाला क्वेश्चन देखो, नाइन्थ वाले क्वेश्चन में बोला गया है कोशिका का अर्धपारगम्य आवरण है। अर्धपारगम्य का मतलब क्या है आपका, मैंने आपको इसमें बताया था, सिलेक्टिवली जो है आपकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो क्या करती है, सिलेक्टिवली ही जो है बाहर से अंदर पदार्थों को लेती हैं और अंदरूनी के जो पदार्थ होते हैं उससे बाहर फेंकती हैं। तो ये वाला काम आपका कोशिका का होता है। तो क्या कोशिका भित्ति नहीं आएगी, कोशिका झिल्ली, यस आपका कोशिका झिल्ली आ जाएगा, साइटोप्लाज्म भी नहीं आएगा और गोल्जी तंत्र भी नहीं आएगा। तो कोशिका झिल्ली एक ऐसी झिल्ली है जिसमें क्या होता है, आपका जो पदार्थ है उससे हम लोग बाहर भी जो भेज सकते हैं, जो उसको सिलेक्टिवली है ना, ये अर्धपारगम्य का मतलब सिलेक्टिवली ही प्लाज्मा झिल्ली जो है आपकी वो क्या करती है, पदार्थों का आदान प्रदान करती है सेल्स के अंदर और सेल्स के बाहर। बस इतना याद रखना है आपको। 10th वाला क्वेश्चन पर आ जाओ। 10th वाले क्वेश्चन में बोला गया है पादप कोशिकाओं में रिक्तिका का मुख्य कार्य है। जो पादप कोशिका होती है उसमें रिक्तिका, उसमें क्या काम होता है इसका, ऊर्जा उत्पादन करना नहीं, क्योंकि ऊर्जा उत्पादन करने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। प्रोटीन संश्लेषण का काम कौन करता है, राइबोसोम करता है। प्रकाश संश्लेषण का काम कौन करता है, फोटोसिंथेसिस वाला काम क्लोरोप्लास्ट करता है। एंड पदार्थों का भंडारण और जो दाब है वो बनाने का काम आपका करते हैं वैक्यूल्स। सो आई होप आपको इतनी वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, एंड इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं एस्पायरेंट्स, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा ये। एंड आपका रिवीजन भी होगा साथ में, एंड आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। डिटेल वीडियो मैंने आपको पूरा बनाकर बताया है। तो आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।